दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगा और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप मेरे इन सवालों के जवाब जरूर दीजिएगा। ज़रा सोच करके देखिए कि जब हम छोटे होते हैं और बचपन में जब हमसे कोई गलतियां हो जाती थी तो क्या हमारे माता पिता हमें घर से निकाल देते थे? नहीं ना। पर जब हम जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं और हमारे माता पिता बुढ़ापे के स्टेज में चले जाते हैं और इस स्टेज में जब उनसे कोई गलतियां हो जाती है तो आखिरकार हम उन्हें घर से क्यों निकाल देते हैं? इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। दरअसल ये सारी बातें आज मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की भी कहानी में सीन कुछ ऐसी होता है। पर एक सबसे छोटी बेटी होती है जो किसी भी कीमत पे अपने माता पिता का दामन छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती है। उस लड़की के हौसले और जज्बे को जब आस पड़ोस के लोग देखते हैं तो हर कोई उसे दुआ देते हुए कहता है कि ऊपर वाला ऐसी औलाद सबको दे। लेकिन कुछ लोगों को उस लड़की की भी कुर्बानी पसंद नहीं आती है और आखिरकार एक दिन उसकी भी हत्या कर दी जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है रायबरेली और इसी रायबरेली का एक थाना पड़ता है लालगंज। लालगंज थाने के अंतर्गत एक गांव आता है दरीबा और इसी दरीबा गांव का रहने वाला है महादेव। महादेव की पत्नी का नाम है रामदेई। वैसे तो महादेव के टोटल 6 बच्चे हैं जिसमें 4 बेटियां और 2 बेटा, लेकिन सबसे छोटी बेटी का नाम है प्रभावती जिसकी उम्र अभी मात्र 17 साल के आसपास है। दरअसल महादेव जो अपने तीनों बच्चियों की शादी कर चुका है, शादी करने के बाद तीनों बच्चियां अपनी ससुराल जा चुकी है और दोनों बेटे भी शादी करने के बाद अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अपने माता पिता से अलग हो चुके हैं। महादेव जब अपने बच्चों की इस तरह की रवैया देखता है, सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अक्सर बीमार रहने लगता है। लेकिन महादेव के बीमार होने के बावजूद भी कोई भी उसका बच्चा उसे देखभाल करने के लिए तैयार नहीं होता है। प्रभावती जो मात्र 17 साल की तो होती है लेकिन चाह करके भी अपने माता पिता के लिए कुछ भी नहीं कर पाती है। लेकिन प्रभावती को जब अपने माता पिता की तकलीफ़ें देखी नहीं जाती है, आखिरकार 17 साल की उम्र में ही एक रोज़गार की तलाश में बगल की एक फैक्ट्री में जाती है और फैक्ट्री के मैनेजर से कहती है कि साहब मुझे कोई काम दे दीजिए। फैक्ट्री का मैनेजर जब प्रभावती की उम्र को देखता है तो उसे देखते हुए कहता है कि जितनी तुम्हारी उम्र है इतनी उम्र में हम अपनी कंपनी में किसी को काम नहीं देते हैं। लेकिन प्रभावती अपनी हाथ जोड़ करके फैक्ट्री के मैनेजर से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि साहब मेरे माता पिता काफ़ी बीमार हैं, उन्हें देखने वाला कोई है भी नहीं, इसीलिए कैसे भी करके प्लीज़ मुझे ये नौकरी दे दीजिए। प्रभावती जब अपनी सारी प्रॉब्लम फैक्ट्री के मैनेजर के सामने रखती है, आखिरकार मैनेजर का भी दिल पसीज जाता है और प्रभावती से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा, लेकिन काम अगर तुम मेहनत और ईमानदारी से करोगी तो मैं तुम्हें 3000 वेतन दूंगा। प्रभावती इसके लिए तैयार हो जाती है। जब घर पे आती है बड़ी खुश होकर के अपने माता पिता से कहती है कि अब हमारे सारे बुरे दिन चले गए, दरअसल मुझे नौकरी मिल गई है। उसके बाद से अगले दिन से प्रभावती उस फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती है और वाकई में बड़ी ईमानदारी से अपने काम को भी करती है। प्रभावती को जब पहला वेतन मिलता है, प्रभावती जब वो पैसा लेकर अपने घर पे आती है, अपने पिता के हाथ में देते हुए कहती है कि पापा मुझे पहली बार वेतन मिली है, आपको जिस डॉक्टर से दिखाना है, जो भी दवाइयाँ लेनी है, आप अपना इलाज कराइए, क्योंकि अब आपको पैसे की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। महादेव जब उन पैसों को अपने हाथ में लेता है तो रोते हुए अपनी बेटी से कहता है कि समझ में नहीं आता है कि मैं अपने औलादों को दुआ दूं या फिर बद दूंगा। लेकिन प्रभावती को नौकरी मिल जाने के बाद से वाकई में उसके बुरे दिन चले जाते हैं। प्रभावती उस फैक्ट्री में काम करने लगती है और फिर उसका पूरा परिवार बड़ी खुशहाल तरीके से अपना जीवन भी व्यतीत करने लगता है। प्रभावती जिस फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती है, उसी फैक्ट्री में प्रभावती की मुलाकात मनोज बंगाली से होती है। मनोज जो कि प्रभावती से उम्र में लगभग 5 साल बड़ा है, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। दरअसल मनोज जो प्रभावती की काफ़ी हद तक मदद भी करता है
जिसकी वजह से दोनों के बीच में दोस्ती नहीं होती है, बल्कि बातचीत करते करते आखिरकार मनोज और प्रभावती के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, कई बार दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं, लेकिन जब भी मुलाकातें होती है, मनोज जब प्रभावती को हाथ लगाने की कोशिश करता है, प्रभावती उसे रोक देती है और उसे एक ही जवाब देती है कि जब तक हम दोनों शादी नहीं कर लेते हैं तब तक मैं कोई भी गलत काम नहीं करना चाहती हूँ। दरअसल हम दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है पूरे फैक्ट्री में लोगों को मालूम तो चल ही चुका है। आज नहीं तो कल शायद इस बात की जानकारी मेरे माता पिता को भी चल जाएगा, और जिस दिन मेरे माता पिता को चलेगा उनको काफ़ी बुरा लगेगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मंदिर में जा कर के पहले शादी कर लेते हैं, उसके बाद से मैं अपने माता पिता को बता दूंगी। मनोज जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, प्रभावती जब उसे हाथ नहीं लगाने देती है, मनोज को भी पूरा यकीन हो जाता है कि जब तक वो प्रभावती से शादी नहीं कर लेता है, प्रभावती उसके हाथ नहीं आने वाली है। आखिरकार मनोज तैयार हो जाता है और एक दिन बगल के मंदिर में जाकर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद मनोज सबसे पहले प्रभावती को अपने कमरे पर लेकर के जाता है और अपनी हसरतें पूरी करता है। उसके बाद से दोनों प्रभावती के घर पे जाते हैं। प्रभावती जब अपने माता पिता से कहती है कि मैंने मनोज से शादी कर लिया है, ये जान करके प्रभावती के माता पिता खुशी नहीं होते हैं, बल्कि दोनों को आशीर्वाद भी देते हैं। उसके बाद से मनोज और प्रभावती एक साथ ही कुछ महीनों तक उसी फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। कुछ महीनों के बाद से मनोज प्रभावती को लेकर के बंगाल चला जाता है। दरअसल मनोज जो बंगाल के हुगली शहर के अंतर्गत रेल बाजार का रहने वाला है, लेकिन मनोज प्रभावती को लेकर जब हुगली शहर में जाता है तो अपने घर पे न जाकर के इलाके में ही एक किराए का कमरा ले लेता है और फिर वहीं पे एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करने लगता है। जब 1 साल का समय गुजरता है, प्रभावती एक बेटे को भी जन्म देती है। उसके बाद से प्रभावती घर और बच्चों को संभाल लेती है और मनोज अपना काम करने लगता है। लेकिन इस दरमियान प्रभावती मनोज से कई बार कहती है कि मुझे तुम अपने घर पे लेकर के चलो, लेकिन मनोज हर बार ही कोई ना कोई बहाना करके टाल देता है। जब कुछ साल का समय गुजरता है, एक दिन प्रभावती मनोज से कहती है कि ठीक है, अगर तुम मुझे अपने घर पे लेकर के नहीं जा सकते हो तो हम फिर से रायबरेली में ही चलते हैं। रायबरेली जाने की जब बात कहती है, इस पे मनोज उसे जवाब देते हुए कहता है कि हमारा काम यहाँ पे ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा करो तुम खुद ही रायबरेली में जाओ और अपने माता पिता से मिल करके आओ, उसके बाद से मैं तुम्हें लेकर अपने घर पे चलता हूँ। प्रभावती भी मनोज की बात मान जाती है और अपने बच्चे को लेकर रायबरेली में आ जाती है और कुछ दिन ठहरने के बाद वापस फिर से अपने पति के पास चली जाती है। लेकिन प्रभावती जब दोबारा अपने पति के कमरे पे पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पे कोई दूसरा महिला मौजूद थी। दरअसल वो महिला कोई और नहीं बल्कि मनोज की पहली पत्नी थी, जिसका नाम है सीमा। मनोज अपनी पहली शादी के बारे में प्रभावती को कभी बताया ही नहीं था। प्रभावती जब कमरे में दाखिल होने की कोशिश करती है, सीमा उसे रोक देती है और कहती है कि मुझे मालूम है कि तुमने मेरे पति को फांस लिया है। अगर तुम अपने आप को सही सलामत चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जान से मारने की धमकी तो देती है, लेकिन प्रभावती सीमा के धमकियों से नहीं डरती है और कहती है कि मुझे बस एक बार मनोज से मिलना है। दरअसल उस वक्त मनोज जो अपने कमरे पे भी मौजूद नहीं था। प्रभावती जब मनोज के नंबर पे फ़ोन करती है तो मनोज उसका फ़ोन भी नहीं उठाता है। इसीलिए मनोज से मिलने के लिए प्रभावती कुछ दिनों तक वहाँ पे ठहरती है और उसके नंबर पे बार बार फ़ोन करती है, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिरकार मनोज ने उसे धोखा क्यों दिया। लेकिन बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी मनोज जब उसका फ़ोन नहीं उठाता है, आखिरकार मजबूर होकर के प्रभावती अपने बच्चे को लेकर रायबरेली अपने माता पिता के पास चली आती है। लेकिन इस बार प्रभावती जब अपने माता पिता के पास पहुंचती है तो उसके ऊपर अपने माता पिता के साथ साथ अपने बच्चे की भी जिम्मेदारी होती है। रायबरेली में पहुंचने के बाद भी प्रभावती कई बार मनोज के नंबर पर फ़ोन करती है, पर मनोज कभी भी उसका फ़ोन नहीं उठाता है। इधर घर की माली हालत जब ख़राब हो जाती है, आखिरकार प्रभावती फिर से एक रोज़गार की तलाश करती है। लेकिन इस बार प्रभावती उस फैक्ट्री में नहीं जाती है जिसमें पहले काम कर चुकी थी। दरअसल प्रभावती को अब ये लगता है कि अगर मैं उस फैक्ट्री में जाती हूँ और लोग जब मनोज के बारे में पूछताछ करेंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी।
इसीलिए प्रभावती एक बगल के दूसरी फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती है। इस फैक्ट्री में प्रभावती जब काम करने के लिए जाती है तो यहाँ पर भी प्रभावती की मुलाकात तेजभान से होती है। तेजभान जो कि प्रभावती से उम्र में लगभग 10 साल बड़ा है, जो डी गांव का रहने वाला है। तेजभान भी प्रभावती की मदद ही नहीं करता है, बल्कि अपने ही बाइक पर बिठाने के बाद अक्सर उसे घर भी छोड़ने के लिए आता है। बार बार जब दोनों की मुलाकात होती है, आखिरकार दोनों के बीच में जब दोस्ती हो जाती है, एक दिन प्रभावती तेजभान से कहती है कि तुम्हारी बाइक काफ़ी पुरानी हो गई है, तुम नई बाइक क्यों नहीं ले लेते हो। इस पर तेजभान उसे जवाब देते हुए कहता है कि दरअसल मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसीलिए प्रभावती तेजभान को अपने पास से 10,000 रुपया देती है और उसके लिए एक बाइक भी खरीदवा देती है। लेकिन एक दिन फैक्ट्री में जब काफ़ी लेट हो जाती है और लेट से जब दोनों ही फैक्ट्री से निकलते हैं तो तेजभान प्रभावती को उसके घर पे भेजने के बजाय अपने कमरे पे लेकर चला जाता है। चूँकि कमरे में जब दोनों अकेले होते हैं, आखिरकार प्रभावती के अंदर भी वासना जग जाती है और कमरे के अंदर दोनों के बीच पति पत्नी के जैसा रिश्ता भी बन जाता है। और एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। दरअसल तेजभान इतना काफ़ी आगे बढ़ जाता है कि अब अक्सर प्रभावती के घर पे ही नहीं जाता है, बल्कि रात्रि के वक्त भी उसके घर पे ही ठहर जाता है। इधर प्रभावती के माता पिता भी जब तेजभान को देखते हैं तो देखकर उसे पसंद कर लेते हैं। दरअसल प्रभावती के माता पिता को पूरा यकीन होता है कि तेजभान प्रभावती से शादी कर लेगा। लेकिन तेजभान भी ऑलरेडी शादीशुदा था, लेकिन अपने शादी के बारे में प्रभावती को कभी नहीं बताया था। लेकिन तेजभान के अंदर एक कमी भी थी कि वो एकदम शक्की मिजाज का था। दरअसल तेजभान प्रभावती को जब भी किसी दूसरे हम उम्र के व्यक्ति के साथ बातचीत करते देखता था, उसे अच्छा नहीं लगता था। इधर प्रभावती को जब मालूम चलता है कि तेजभान ऑलरेडी शादीशुदा है, उससे दूरी बना लेती है। और इस बात की जानकारी प्रभावती की बड़ी बहन सविता को जब मालूम चलता है तो सविता प्रभावती की शादी कराने के लिए अपने ही गांव का एक लड़का देख लेती है। सविता जो लोहारपुर गांव की रहने वाली है और फिर उस लड़के से मिलवाने के लिए एक दिन प्रभावती को अपने घर पे बुलाती है। इस बात की जानकारी इधर जब तेजभान को मालूम चलता है, तेजभान भी लोहारपुर गांव में पहुंच जाता है। और जब वहां पे पहुंचता है, प्रभावती को जब उस लड़के से बातचीत करते हुए देखता है, देखकर तेजभान को इतना काफ़ी बुरा लगता है कि जाकर प्रभावती का हाथ ही नहीं पकड़ता है, बल्कि उस लड़के को 2-4 थप्पड़ भी लगा देता है। और साथ ही साथ प्रभावती से कहता है कि तुम्हें शादी न करनी है, मैं तुम्हारा शादी करवाऊंगा। उसके बाद से प्रभावती को लेकर चला आता है और फिर प्रभावती से कहता है कि दरअसल मेरे नज़र में एक लड़का है, तुम उससे शादी कर लो, जिसका नाम है प्रदीप। प्रदीप जो प्रभावती से उम्र में लगभग दुगुना होता है और देखने में भी कुछ खास शकल सूरत का नहीं होता है, एक नंबर का नशेड़ी भी है। दरअसल तेजभान एक दिन प्रदीप से प्रभावती को मिलवाता भी है और साथ ही साथ प्रभावती से कहता है कि तुम इसे शादी कर लो, क्योंकि ये अच्छा खासा पैसा वाला है। लेकिन प्रभावती जब प्रदीप को देखती है तो देख करके शादी से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि अगर वाकई में तुम्हें मेरी शादी की चिंता है तो तुम ही मुझसे शादी कर लो। उसके बाद से प्रभावती तेजभान के ऊपर ही शादी करने का दबाव डालने लगती है। दरअसल तेजभान प्रभावती का प्रदीप से सिर्फ इसलिए शादी करवाना चाहता था क्योंकि तेजभान को पहले से ही मालूम था कि प्रदीप से शादी हो जाने के बाद भी प्रभावती से मिलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन प्रभावती जब तेजभान के ऊपर ही शादी करने का दबाव डालने लगती है, अब तेजभान परेशान हो जाता है। दरअसल तेजभान के लिए प्रभावती गले की हड्डी बन जाती है। वो इसे पीछे छुड़ाने की कोशिश तो करता है, लेकिन प्रभावती अब तेजभान का पीछा नहीं छोड़ती है। आखिरकार मजबूर होकर एक दिन तेजभान प्रभावती को इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है और फिर प्रभावती को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। 7 सितंबर को हर रोज़ की तरह दोनों जब फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं, शाम के वक्त जब वहाँ से निकलते हैं, तेजभान प्रभावती को किसी बहाने से जगदीशपुर जाने के लिए अपने बाइक पे बिठा लेता है। शाम के वक्त जब जगदीशपुर के लिए रवाना होते हैं, आखिरकार बगल के ही परसेतपुर गांव के बाहर जंगल के किनारे एक पुल पे अपनी बाइक को रोक देता है और साथ ही साथ प्रभावती से कहता है कि मेरा मन कर रहा है क्यों ना इस जंगल का फ़ायदा उठाते हैं, जिसके लिए प्रभावती तैयार नहीं होती है। लेकिन तेजभान कैसे भी मजबूर करके प्रभावती को तैयार कर लेता है
और बाइक को वहीं सड़क किनारे खड़ी करके प्रभावती को लेकर अंदर जंगल में चला जाता है। और प्यार मोहब्बत के झांसे में जैसे ही प्रभावती को अपने बाहों में लेता है, मौका देख करके प्रभावती की गला दबाकर हत्या कर देता है। प्रभावती की जब मौत हो जाती है उसके बाद से डेड बॉडी को वहीं जंगल के झाड़ियों में छिपा देता है। उसके मोबाइल को स्विच ऑफ करने के बाद सारा सामान लेकर अपने घर चला जाता है। इधर अगली सुबह तक भी प्रभावती जब अपने घर पे नहीं पहुंचती है, अब प्रभावती के माता पिता एकदम से परेशान हो जाते हैं। दरअसल अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करने के लिए महादेव जब तेजभान के नंबर पर फ़ोन करता है तो तेजभान भी महादेव से झूठ बोलते हुए कहता है कि प्रभावती से मिले हुए मुझे कई दिन हो गए। उसके बाद से तेजभान महादेव के घर पे पहुंच जाता है और प्रभावती को ढूंढने का नाटक करना शुरू कर देता है। जब एक दिन का समय गुजर जाता है, प्रभावती का जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, महादेव तेजभान से कहता है कि हम थाने में चलते हैं और चलकर पुलिस को बताते हैं। लेकिन तेजभान उसे थाने में भी जाने से रोक देता है, क्योंकि तेजभान को लगता है कि जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरेगा प्रभावती का डेड बॉडी सड़ गल जाएगा। उसके बाद अगर उसकी डेड बॉडी पुलिस को बरामद होती है, मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। और आखिरकार होता भी कुछ ऐसे ही है। जैसे ही लगभग 6 दिन का समय गुजर जाता है, इधर 13 सितंबर को एक व्यक्ति जब उस जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है और जब उस डेड बॉडी को देखता है, इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है और जब डेड बॉडी को चेक करती है तो ये मालूम ही नहीं चल पाता है कि उसकी मौत कैसे हुई है, और ना ही कोई उस डेड बॉडी का शिनाख्त कर पाता है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर उस डेड बॉडी की शिनाख्त कराने के लिए अगले दिन पेपर में इश्तहार देती है। जब अगले दिन ये खबर इधर महादेव पढ़ता है तो महादेव को न जाने क्यों ऐसा लगता है कि शायद मरने वाली लड़की कहीं उसकी बेटी प्रभावती तो ही नहीं है। इसीलिए महादेव अब अपनी बच्ची के बारे में पता लगाने के लिए डीह थाने में जाता है और उस डेड बॉडी के बारे में पुलिस वालों से पूछताछ करता है। पुलिस जब उस डेड बॉडी के कपड़े वगैरह महादेव को दिखाती है तो उसे देखने के बाद महादेव शिनाख्त कर लेता है और रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बेटी प्रभावती है। प्रभावती की जब इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उससे साफ खुलासा हो जाता है कि प्रभावती की दम घुटने की वजह से मौत हुई है। पुलिस जब इस हत्या के बारे में महादेव से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारी बेटी की हत्या कौन कर सकता है, इस पे महादेव पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मुझे शक तो नहीं है, लेकिन मेरी बेटी जिस फैक्ट्री में काम करती थी उसी के फैक्ट्री में काम करने वाला है तेजभान। दरअसल तेजभान को जब मालूम चला कि मेरी बेटी कहीं गायब हो चुकी है, कुछ दिन तक उसे ढूंढने के लिए मेरे घर पे आया था, लेकिन पिछले 2 दिनों से वो मेरे ना तो घर पे आया है और ना ही मेरी बेटी के बारे में पूछताछ किया है। महादेव जब तेजभान का नाम लेता है उसके बाद से पुलिस अब तेजभान से पूछताछ करने के लिए जब उसके घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि तेजभान अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है, जिसकी वजह से पुलिस को अब कहीं ना कहीं तेजभान के ऊपर शक चली जाती है। उसके बाद से पुलिस अब तेजभान को ढूंढने लगती है और आखिरकार अगले दिन एक लोकेशन से पुलिस तेजभान को गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुंच जाती है। पुलिस जब तेजभान से प्रभावती की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, पहले तो तेजभान इधर उधर की बात करता है, लेकिन पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार तेजभान मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। तेजभान जब अपना जुर्म कबूल कर लेता है उसके बाद से पुलिस तेजभान के तहरीर पे फिर से उसके घर पे जाती है और प्रभावती के मोबाइल के साथ साथ उसका सारा सामान भी बरामद कर लेती है। उसके बाद से अगले दिन पुलिस तेजभान को जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। प्रभावती की भले मौत हो जाती है, इस दुनिया को छोड़कर तो चली जाती है, लेकिन उसके बाद से उसके घर में उसके माता पिता के अलावा उसका एक छोटा बच्चा अब 3-3 जिंदगियाँ अनाथ की ज़िंदगी जीने पे मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है प्रमोद कुशवाहा। प्रमोद कुशवाहा जो छापड़ निवाड़ी मध्य प्रदेश पृथ्वीपुर के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद साजिद,
मोहम्मद साजिद, जो वैसे पीरपैती बाज़ार भागलपुर बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन सूरत शहर में रह करके नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं अशोक गांगोटे। अशोक गांगोटे जो महाराष्ट्र प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं सलीम मोहम्मद। सलीम मोहम्मद जो पाली राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान जो जिला गोंडा उत्तर प्रदेश के तो रहने वाले हैं, लेकिन कुवैत में रह कर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।